हेलो बच्चों, इंटरमीडिएट 12th के भौतिक विज्ञान में आज के अनसॉल्व पेपर में हम सेट नंबर 2022 के सेट नंबर 3 के आगे के सवालों को देखेंगे। पिछले लेक्चर में आपको सेट नंबर 3 के 3 नंबर तक के सवाल बताए गए थे। ठीक है, आज खंडदा स्टार्ट होगा। ठीक, शुरुआत करते हैं। देखिए, पहला सवाल है आपका खंडदा में 4 के का नंबर में किसी अवतल गोलीय पृष्ठ पर अपवर्तन का सूत्र निरूपित कीजिए। देखो, अवतल गोलीय पृष्ठ इसमें साफ साफ लिख के आया कि अवतल गोलीय पृष्ठ। कभी कभी आता है कि जो है किसी गोलीय पृष्ठ द्वारा अपवर्तन का सूत्र, तो वो आप चाहे उसमें अवतल करिए चाहे उत्तल करिए, इसमें लिख के आया है कि अवतल गोलीय पृष्ठ के लिए अपवर्तन का सूत्र करिए। तो आपके डेरिवेशन, आपके बुक कॉपी में जो डेरिवेशन है उसको आपको करना है। ठीक है, अब देखिए, किसी चालक की वैद्युत धारिता से आपका क्या अभिप्राय है, ये लिखना है आपको कि वैद्युत धारिता। देखो, किसी अभिप्राय, केवल आपको डेफिनेशन नहीं पूछी है। धारिता का मतलब किसी भी चालक द्वारा आवेश धारण करने की क्षमता क्या कहलाती है? धारिता कहलाती है। ये हो गया। दिए गए चित्र ए व बी के मध्य तुल्य धारिता 2 माइक्रोफैराड, तो सी का मान ज्ञात कीजिए। देखो, एक चित्र दिया गया है, स्टार्ट करते हैं। देखो, एक फिगर है, ये यहाँ से ए टर्मिनल लगा है, यहाँ पर सी है और यहाँ पर 4 माइक्रोफैराड है। ठीक, यहाँ पर ऐसे है और फिर यहाँ से स्टार्ट है, ये लगा है, ऐसे है, ऐसे है और यहाँ पर है आपका, फिर ऐसे है, ये यहाँ पर बी है। ठीक, ए हो गया और बी हो गया। ठीक है, अब देखिए, ये सारे हैं 2 माइक्रोफैराड, ये भी 2 माइक्रोफैराड का है, ये आपका 2 माइक्रोफैराड का है, ये सी का है। और जो सी नेट दिया गया है वो भी 2 माइक्रोफैराड का है। सी नेट जो दिया गया है, सी नेट वो आपका 2 माइक्रोफैराड का है। चलिए स्टार्ट करते हैं। अब स्टार्ट करते हैं। तो इसमें देखिए क्या हो सकता है। इसमें लिखा है आपका, देखिए, हम मान लेते हैं इनका नाम दे देते हैं, इनको देते हैं C1, इसका नाम C2, इसका नाम C3, इसका नाम C4, इसका नाम C5। सबके नाम मैंने रख दिए। ठीक है, इसका नाम C1 है। देखो, यहाँ से चार्ज मैंने फ्लो करा दिया Q, यहाँ पर पहुँचा, इसको 2 रास्ते मिले, Q1 और Q2, है ना। यहाँ पर पहुँचे तो यहाँ से 2 रास्ते मिले, इधर और इधर, मतलब इधर गया Q3 और कितना गया Q4। अब जरा चेक करिए, जहाँ पर अलग अलग चार्जेस जा रहे हैं, बारी बारी सर्किट को सॉल्व करेंगे, पहले इस लूप को सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, जहाँ पर ये 2 चार्जेस जा रहे हैं अलग अलग, वो दोनों पैरेलल में हो जाएंगे। तो C1 और C2 किस में है? चूंकि C1 व C2 किस क्रम में है? समांतर क्रम में है। किस में है? समांतर क्रम में, है ना। अगर ये समांतर क्रम में है, ठीक है, तो समांतर क्रम का फार्मूला क्या होता है? इन दोनों को जोड़ दीजिए, C डैश हो जाएगा। C डैश इज इक्वल टू C1 प्लस C2। C1 की वैल्यू कितनी है? 2 प्लस 2, दैट मीन्स 4 माइक्रोफैराड। अब देखो, इन दोनों की जगह पर केवल 1 बचा। ठीक है, इन दोनों की जगह पर 1, तो अब Q1 उसमें जाएगा और C डैश में जाएगा। मतलब इसको एज्यूम करिए, यहाँ पर 1 केवल लगा है, लाइन बनी है, वहाँ पे 1 कैपेसिटर C डैश है, तो इसमें 1 जाएगा। तो C3 और C डैश किस में हो जाएगा? आपका सीरीज में, बिकॉज C3 एंड C डैश जो है वो किस में हो जाएगा? आपका श्रेणी क्रम में। अब ये हो गया आपका श्रेणी क्रम में। जब ये श्रेणी क्रम में हो गया तो इसका मतलब C डबल डैश बराबर क्या हो जाएगा? आपका C डबल डैश इज इक्वल टू, C डबल डैश देखेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा आपका कितना? C1 और प्लस कितना, नहीं C1 नहीं, सॉरी C3 और C डैश, मतलब तो यहाँ पर भी 4 माइक्रोफैराड और जो हल किया वो भी 4 आया, मतलब 8 माइक्रोफैराड। ये आ गया C डबल डैश का मान। मतलब इस पूरी सीरीज में आपका 8 माइक्रोफैराड। अब देखो, यहाँ पर एक हो गया C डबल डैश और इसमें C4, मतलब अलग अलग है दोनों, तो पैरेलल में। ठीक है, तो चूंकि C डबल डैश व C4 किस में है? समांतर क्रम में। और समांतर क्रम में जो है, ठीक है, एक मिनट, श्रेणी में ये फार्मूला यहाँ पे गलत लग गया है। ठीक है, श्रेणी का फार्मूला ये सीरीज का होता है ऐसा, ये गलत लग गया है थोड़ा सा, इसको देख लीजिए फिर से। यहाँ से हो जाएगा आपका C ट्रिपल डैश, है ना, ये हो जाएगा आपका C डबल डैश इज इक्वल टू C ट्रिपल डैश इंटू C डैश अपॉन में C ट्रिपल डैश C3 और प्लस का कितना? C डैश। C3 का मान भी 4 गुणे 4 बटे 4 और प्लस 4, 4 चौक 16 बटे 8 दूनी 16, मतलब C डबल डैश का मान जो आया वो कितना आया? 2 माइक्रोफैराड। अब देखो, इन दोनों जगह पे C डबल डैश हो गया, तो चूंकि C4 व C डबल डैश जो है किस में है?
समांतर क्रम में। और जब ये समांतर क्रम में है तो समांतर क्रम का फार्मूला क्या होता है, C ट्रिपल डैश हो जाएगा यहाँ पर C डबल डैश और प्लस कितना C4, इसका मतलब 2 + 2 दैट मीन्स 4 माइक्रोफैरड। अब देखो ये सब पूरी सर्किट हल होके कितना बचा आपका 4 माइक्रोफैरड मतलब C ट्रिपल डैश। अब C ट्रिपल डैश और ये C5, चूंकि C ट्रिपल डैश व C5 किस क्रम में है, श्रेणी क्रम में है। किस में है, श्रेणी क्रम में। ठीक है, श्रेणी क्रम में है तो इसका मतलब क्या हो गया, श्रेणी क्रम में है तो इसका मतलब ये हो गया आपका श्रेणी क्रम में। तो श्रेणी क्रम का फार्मूला क्या होता है, श्रेणी क्रम का फार्मूला होगा आपका पैरेलल में है। तो अब देखो C इक्विवेलेंट, भाई ये हल हो जाएगा ना, तो C इक्विवेलेंट इज इक्वल टू C ट्रिपल डैश और इंटू C5 बटे में C ट्रिपल डैश और प्लस C5। देखो C इक्विवेलेंट की वैल्यू भी 2 है और C ट्रिपल डैश की वैल्यू जो आई है वो 4 आई है और C5 का मान कितना है, C है बटे में C4 है और प्लस कितना है आपके पास C5 का मान है C। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 + 2C है ना, क्रॉस मल्टीप्लाई और 4C, ये उधर चला गया तो 4C - 2C बराबर कितना 8, मतलब 2C बराबर 8 तो C बराबर कितना आ रहा है 4 माइक्रोफैरड। इसका मान 4 माइक्रोफैरड आ रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से आपका 4 का ख नंबर सवाल था, तो इसको आप सभी लोग सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। 3 का ख नंबर कौन सा है, 3 का ख नंबर। ठीक है, स्क्रीनशॉट लीजिए सभी लोग, 3 का ख नंबर। चलिए देखिए आगे, सही है। ठीक, 4 का खा है। ठीक है, हाँ ठीक है, सही है, आंसर है, नोट हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे है आपका, देखिए यहाँ से आपका एक लंबी प्रणालिका के स्वप्रेरकत्व का सूत्र स्थापित कीजिए। एक लंबी प्रणालिका के स्वप्रेरकत्व का सूत्र स्थापित कीजिए। ठीक है, अब इसके बाद देखो प्रकाश के उत्सर्जक डायोड क्या होते हैं, अगला क्या है, ये सब आपका डेरिवेशन है, इसको सॉल्व कर लीजिए। प्रकाश उत्सर्जक डायोड क्या होते हैं, इसके प्रतीक चिन्ह बनाइए। ये सब थ्योरी पार्टिकल आपको तैयार करना है। किसी अपवर्ती दूरदर्शी द्वारा किसी दूरस्थ वस्तु का प्रतिबिंब अनंत पर बनता है। किसी अपवर्ती दूरदर्शी द्वारा किसी दूरस्थ वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ पर बनता है, अनंत पर बनता है। उपयुक्त किरण आरेख द्वारा इसे दर्शाइए। ठीक है, देखो अपवर्ती दूरदर्शी का जो है आपको प्रतिबिंब खींचना है, जो कहाँ पर बन रहा है आपका अनंत पर बनना है, उसका किरण आरेख आपको खींचना है। ठीक है, खींच लेंगे। यदि इस सूक्ष्मदर्शी के अवदृश्यक लेंस व नेत्रिका की फोकस दूरियां, देखो अवदृश्यक लेंस आपको दिया गया FO, ये अंगा नंबर है 4 का, है ना, 4 का अंगा नंबर। देखो FO बराबर आपको दिया गया है 250 सेंटीमीटर, है ना। नेत्रिका की फोकस दूरी दी गई है आपको 5 सेंटीमीटर। तब दूरदर्शी की आवर्धन क्षमता, ठीक है, M आपको ज्ञात करना है और L ज्ञात करना है, FO और FO के बीच की दूरी। ठीक है, हम दूरदर्शी की लंबाई कहते हैं इसको। ठीक, तो चलिए देखिए, आपको M तो आपको पता हो जाएगा, M = होता है माइनस का FO अपान कितना FE। FO अपान FE का मतलब हो गया 250 और बटे में कितना 5, मतलब 50 25। ठीक, मतलब ये हो गया माइनस का 50, है ना, आवर्धन क्षमता होगी डायप्टर में। ठीक है, ये हो गया आपका। अब इसके बाद देखो, इसके बाद आपको चेक करना क्या करना है, FO + FE, तो ये तो हो गया आपका। अब आपको L चाहिए, तो FO प्लस क्या हो जाएगा FE, मॉडुलस वैल्यू होती तो कुल मिला के 250 और प्लस का कितना 5, ओवरऑल 255 सेंटीमीटर। ये दोनों इसके आंसर हो गए। ठीक है, क्लियर है। अब इसके बाद देखिए फिर क्या है आपका, 4 नंबर तक हो गया। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए सभी लोग, देखिए यहाँ से स्क्रीनशॉट ये हो गया। अब देखिए 5 का नंबर, अर्धचालक क्या है, ठीक है, मंदन अर्धचालक क्या होते हैं सभी लोग जानते हैं, जो सामान्य ताप पर अचालक की भांति व्यवहार करता है और ताप बढ़ाने पर वह चालक की तरह व्यवहार करता है, उसे हम क्या कहते हैं, अर्धचालक कहते हैं। या आप ऊर्जा बैंडों के आधार पर दे दीजिए। ठीक है, ऊर्जा बैंड अर्धचालक वे पदार्थ होते हैं जिनमें संयोजी, इसी आधार पर दीजिए। ठीक है, ये सही है। अचालक वे पदार्थ होते हैं जिनके संयोजी बैंड
इनके संयोजी बैंड पूर्णतया भरे होते हैं और चालन बैंड पूर्णतया रिक्त होते हैं। ठीक है, जब बाह्य ऊर्जा दी जाती है संयोजी बैंड के इलेक्ट्रॉन कहाँ चले जाते हैं? ठीक है, बाह्य से ऊर्जा स्रोत से ऊर्जा प्राप्त होती है तो संयोजी बैंड के इलेक्ट्रॉन कहाँ चले जाते हैं? चालन बैंड में, जिससे उनकी चालकता क्या होती है? बढ़ जाती है। ठीक है, अब होता क्या है, अगर सवाल में और कहा गया है, सवाल में कहा गया है अगर मिश्रण कर दिया जाए कोई अर्धचालक की चालकता पर क्या प्रभाव पड़ता है? किसी भी अर्धचालक में अगर मिश्रण कर दिया जाएगा, कोई अशुद्धि मिला दी जाएगी, ठीक है, तो आपका क्या बन जाएगा? आपका जो है अर्धचालक क्या नाम है, उसकी चालकता क्या होगी? बढ़ जाएगी। ठीक है, जैसे अगर पी टाइप कोटर बनाना है, ठीक है, किसी अर्धचालक में किसी भी अर्धचालक में अगर 3 संयोजकता वाला इलेक्ट्रॉन मिलाएंगे, 3 संयोजकता वाला कोई अपद्रव्य मिलाएंगे तो पी टाइप बनेगा, और जब 5 संयोजकता मिलाएंगे तो वो क्या बनेगा? आपका एन टाइप बनेगा। ठीक है, तो ये सब आपको याद करने हैं। ठीक है, 5 का ग नंबर देखिए, सवाल खा नंबर लिखा, वैद्युत द्विध्रुव क्या होते हैं? एक समरूप वैद्युत क्षेत्र में इसकी दिशा और कोण पे वैद्युत क्षेत्र की स्थिति U = -P cos थीटा आपको प्रूव करना है, डेरिवेशन है, कर लीजिएगा। ठीक है, वैद्युत द्विध्रुव क्या होते हैं? जब समान परिमाण पर विपरीत प्रकृति के आवेश अल्प दूरी में रखे होते हैं तो वैद्युत द्विध्रुव कहलाता है। ठीक है, गा नंबर देखिए, 5 का गा नंबर सवाल है। ठीक, स्टार्ट करते हैं 5 का गा नंबर। चलिए देखिए 5 का गा नंबर हटा देते हैं, 5 का गा भी थोड़ा अच्छा सवाल है, स्टार्ट करें। चलिए देखिए, ये हो गया 5 का गा नंबर। ठीक, जब 5 के गा नंबर की बात करें हम तो 5 का गा क्या है? यदि द्विझिर्री प्रयोग में शून्य क्रम और दसवें क्रम की दीप्त फ्रिंजें किसी संदर्भ बिंदु से क्रमशः, जरा देखो संदर्भ बिंदु से क्रमशः, देखो शून्य क्रम है ना, तो y0 लिख लो, ये है आपके पास 12.50 सेंटीमीटर, और उसके बाद 10वें क्रम की तो y10 लिख लो, इसको y10 लिख लेंगे 14.50 सेंटीमीटर पर है, ये दिया गया है। तो जरा देखो इसका चित्र समझ लेते हैं पहले। मान लिया कि संदर्भ बिंदु हो गया आपका सेंट्रल मैक्सिमा जहां बनना, अब यहां से ये बन रही है y0 और ये बन रही है आपकी y10, ये बन रही है, और दोनों ब्राइट हैं, दोनों कैसी हैं? ब्राइट, दीप्त फ्रिंजों की बात हो रही है, मतलब यहां से y0 है आपका और ये है y10। ठीक है, तो सबसे पहली बात तो आपको ये निकालना है कि इनके बीच की दूरी कितनी है, y0 से y10 के बीच की दूरी कितनी है। ठीक है भाई, ये दूरी y0 है, ये y10 है, तो ये ज्ञात करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? y10 में से ऊपर वाले में से नीचे वाले घटा देंगे। ठीक है, तो सबसे पहला काम तो यही करेंगे, फिर इसके बाद सवाल को पढ़ते हैं। ठीक, तो देखो इनके बीच की दूरी कितनी हो जाएगी आपके पास, अगर मैं कह लूँ y बराबर, अगर मैं इनके बीच की दूरी को y मान लूँ यहाँ से यहाँ तक, ठीक, तो y बराबर क्या हो जाएगा? y10 माइनस y0, मतलब 14.50 और माइनस का 12.50, मतलब सीधे सीधे 2 सेंटीमीटर बचा y। ठीक, अब देखिए जरा ये क्या आया, ये 10 फ्रिंजों के बीच की दूरी है। ठीक है भाई, ब्राइट फ्रिंजेस हैं तो 0 से 10, मतलब बीच में 10 फ्रिंजें हैं, 10 ब्राइट फ्रिंजेस हैं। ठीक है, 10 दीप्त फ्रिंजों की चौड़ाई कितनी है? देखो 10 दीप्त फ्रिंजों की चौड़ाई, बहुत अच्छा सवाल है, 10 दीप्त फ्रिंजों की चौड़ाई कितनी है? भाई इसके बीच में ये y0 है तो यहीं कहीं y1 होगा, ये y2 होगा, दीप्त फ्रिंज है सबके लिए, y3 होगा, ऐसे इसमें बीच में 10 होंगी ना, तो 10 की चौड़ाई आपके पास ये आई है 2 सेंटीमीटर, y की मान जो 2 सेंटीमीटर है, 10 की चौड़ाई आई है, हमको चाहिए 1 की। ठीक है, तो 10 दीप्त फ्रिंज की चौड़ाई, एक नियम लगाएंगे, अगर आई है 2 सेंटीमीटर तो एक दीप्त फ्रिंज की चौड़ाई कितनी आ जाएगी? 2/10, दैट मीन्स 0.2, और ये कहलाएगा आपका W, 0.2 सेंटीमीटर। समझ आया सबको? ठीक है, ये क्या कहलाएगा आपका? 0.2 सेंटीमीटर में दिया गया है ना, नहीं सब मिलीमीटर में दिया गया है, यूनिट गलती गई है, तो आप सभी को मिलीमीटर में चेंज कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। mm, यहाँ पर आंसर आप सेंटीमीटर में लिखा थे, mm कर लीजिए इसको, ये भी 2 mm आएगा, तो यहाँ भी आपका 0.2 mm आएगा। ये फ्रिंज विड्थ आ गई, समझ में आएगी नहीं है? ठीक है, अब क्वेश्चन को अब पढ़ना शुरू करिए। मतलब एक्चुअली जो था वो क्या था कि देखो ये संदर्भ बिंदु हो गया, ये वाला कहला रहा है संदर्भ बिंदु, ये बहुत अच्छा सवाल है, इसको थोड़ा ध्यान से, संदर्भ बिंदु है ना, ये संदर्भ बिंदु हो गया। सवाल में कह रहा है कि यंग की द्विझिर्री प्रयोग में शून्य क्रम एवं 10वां क्रम की दीप्त फ्रिंजें किसी संदर्भ बिंदु से, मतलब किसी संदर्भ यहां से बन रही है, तो देखो 0 क्रम की ये हो गई और 10 क्रम की ये हो गई। ठीक है, तो जो ये बीच में दीप्त फ्रिंजें हैं, इनकी टोटल चौड़ाई कितनी निकली? ये निकाला मैंने इसको निकाला मैंने 2 मिलीमीटर, और ये 10 की है
तो बीच में 10 बीच में है ना, तो 10 इसको भाग कर दो, 1 का निकल आएगा। भाई जब 10 दीप्त फ्रिंजियों की दूरी 2 मिलीमीटर आई तो 1 की कितनी आ जाएगी, 2/10, 0.2। तो ये हो गया W। अब सवाल में कह रहा है, और इस केस में जो तरंगदैर्ध्य वो 6000 एंगस्ट्रॉम है, मतलब इस केस में जो λ1 है वो कितना है, 6000। मतलब जब 6000 एंगस्ट्रॉम का प्रकाश पड़ रहा तो ये इतनी वेव वो आ रही है। और सवाल में कहा जा रहा है कि अगर हम λ2 मतलब 6000 की जगह अगर यूज कर रहे हैं कितना, 5000 एंगस्ट्रॉम, तो आपका इसको W1 कह लो, तो आपका W2 क्या होगा ये आपको पता लगाना है। W2 कितना होगा, और W2 पता लगा के फिर ये बताना है कि तब ये Y0 Y10 की स्थिति क्या होगी। Y0 Y10 की स्थिति मतलब 0 क्रम की दीप्त फ्रिंज और 10वें क्रम की दीप्त फ्रिंज तब कितनी होगी जब 5000 एंगस्ट्रॉम का यूज किया जाएगा। ये क्वेश्चन कह रहा है। ठीक, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आपने पढ़ रखा है W बराबर क्या पढ़ा आपने, d लैम्डा बाई स्मॉल d। देखो कैपिटल D और D में कोई चेंज नहीं किया जा रहा है, कैपिटल D और स्मॉल d में कोई चेंज नहीं है, सवाल में कहीं नहीं कहा गया। दैट मीन्स यहाँ से W इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके, लैम्डा। दैट मीन्स W2 अपॉन W1 इज इक्वल टू λ2 अपॉन, यहाँ W1 लिख लो, λ2 अपॉन λ1। ठीक, तो इसका मतलब ये हुआ, देखो W2 अपॉन में W1, λ2 का मान 5000 और बटे कितना 6000, 3 से 0 कटा, W2 इज इक्वल टू 5/6 W1, 5/6 W1 का मान कितना है, W1 का मान 0.2 है, W1 का मान कितना है 0.2। ठीक, मतलब ये हो जाएगा आपका 2×6 और 0 पॉइंट कितना 1। ठीक, मतलब इसको मल्टीप्लाई करेंगे अगर तो 5 एकम 5, तो ये हो जाएगा 3। देखो 3 एकम 3 है ना, 3 एकम 3 बचा कितना 2, 3 एकम 3 बचा 2, तो 3 छंग 18 है ना, फिर 2 आएगा, 3 छंग 18, 1.66 और ये हो जाएगा गुणे में 0.1, मतलब 0.16 ये आ जाएगा W2 का मान। कितना आ जाएगा W2 का मान, कैलकुलेशन चेक कर लीजिएगा। देखो 5/6, ठीक है, 5/6 और W1, तो W1 आपने यहाँ निकाल रखा है। ठीक है, 0.2 आ गया है। हाँ ठीक है, W1 का मान 0.2 है, 0.2 रखा, सॉल्व किया तो 3/2 कम 2 0.1 हो गया, और यहाँ 1 पॉइंट मल्टीप्लाई का 0.16, ये आ गया W2 का मान। ठीक है, अब देखिए कि दीप्त फ्रिंज की स्थिति पूछी गई, तो 10वें क्रम की जो दीप्त फ्रिंज की स्थिति होगी Y0 और 0, और ये हो जाएगा 0.16 और गुणे में कितना 10, हल करेंगे तो 12.50 और प्लस ये हो जाएगा 1.6, 0 से 0 है भाई, 0 तो अपनी जगह पर आ गया, 6 5 11, 1 मिनट, 12.50 और 1.6, हाँ तो 6 5 11, 0 अपनी जगह पर, 6 5 11 हासिल है 1, 12 1 13 1 14.10, ये अब आएगा आंसर। ठीक है, समझ आया कि नहीं है? ठीक है, अब इसी प्रकार से जो अगर Y10 ज्ञात करना चाहते हैं तो उसमें ऐड करके ऐसे निकाल लीजिए भाई, इसी पे आंसर लिख लीजिए, सही है। ठीक है, हटा दें। चलिए नेक्स्ट सवाल है, देखिए इसी का घ नंबर है आपका। घ नंबर, दिए गए प्रत्यावर्ती परिपथ में परिणामी बोधता एवं धारा में कालांतर ज्ञात कीजिए। ठीक है, ये घ नंबर है क्वेश्चन आपका। देखिए लिखा है, दिए गए प्रत्यावर्ती परिपथ में परिणामी बोल्टता एवं धारा में कालांतर ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो देखो आपको क्वेश्चन जो दिया गया है वो ऐसा है, यहाँ पर L है, यहाँ पर C है, यहाँ पर R है। इस पर जो वोल्टेज दिया गया वो 20 वोल्ट है, यहाँ पर 11 वोल्ट है और यहाँ पर 9 वोल्ट है, यहाँ पर क्या है 9 वोल्ट है। क्लियर है? ठीक, चलिए देखते हैं। हाँ चलिए बच्चों, देखिए ये क्वेश्चन है आपका 9 वोल्ट का दिया गया है। ठीक है, यहाँ पर आपको VRMS वोल्टेज वो लगा है। अब आपसे पूछा क्या गया है सवाल में कह रहा है कि दिए गए प्रत्यावर्ती परिपथ में परिणामी वोल्टता तथा वोल्टता एवं धारा में कालांतर ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो परिणामी वोल्टता चाहिए, तो LCR परिपथ के लिए परिणामी वोल्टता क्या हो जाएगी, V = अंडर रूट में VR² प्लस VL माइनस VC का होल स्क्वायर। ये फार्मूला आपने पढ़ रखा परिणामी वोल्टता के लिए। ठीक है, चलिए देखते हैं। यहाँ पर आप VR का स्क्वायर रख लो,
वी आर का मान कितना है 9 का स्क्वायर, ठीक है, प्लस वी एल और बी सी का होल स्क्वायर आपको फाइंड करना है, ठीक है। चलिए देख लेते हैं। तो ये हो गया आपका वी एल माइनस वी सी, 9 का स्क्वायर, ठीक है, और वी एल माइनस वी सी यहाँ पर आप देखेंगे तो ये हो जाएगा आपका कितना, यहाँ से वी एल माइनस वी सी, तो 20 माइनस कितना 11, 20 माइनस 11 का होल स्क्वायर। मतलब ये हो गया कि आपका 9 अरे इसको ऐसे रहने दो, इधर भी आपका 9 का स्क्वायर हो जाएगा, मतलब बाहर आएगा तो ये हो जाएगा 9 स्क्वायर और 1 प्लस 1, मतलब 9√2 हो जाएगा आपका v का मान, है ना। अब देखो ये आपको मिला क्या, आपको चाहिए क्या। अब सवाल में कह रहा है कि परिणामी वोल्टता तथा उसके बीच कलांतर चाहिए, एक चाहिए। तो tan फाई बराबर फार्मूला होता है वी एल माइनस वी सी और बटे में कितना वी आर। तो वी एल माइनस वी सी अरे होता है एक्स एल माइनस एक्स सी है थोड़ा ऊपर स्टेप में। तो वी एल का मान कितना है आपके पास, वी एल 20 और माइनस वी सी का मान 11 और बटे वी आर का मान 9, मतलब 9/9 ये कैंसिल हो गया। तो tan फाई बराबर 1 बचा, तो फाई बराबर कितना 45। दोनों आंसर आ गए, नोट करिए, स्क्रीनशॉट करिए, गा नंबर हो गया, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। ये हो गया आपका, तो आप देखिए सवाल नंबर क्वेश्चन नंबर है आपका अंगा नंबर, ठीक है। इसका नहीं अथवा देख लीजिए, दो समांतर धारावाही तारों के बीच लगने वाले बल का व्यंजक प्राप्त कीजिए, ठीक है। तो बल का व्यंजक F/L = μ0/2π I1 I2/r, ये डेरिवेशन करना है आपको। यदि दोनों तारों में धाराएं समान धारा की दिशाएं विपरीत हों तो उनके बीच लगने वाले बल की प्रकृति बताइए। अगर दो समांतर तारों में धाराएं विपरीत दिशा में प्रवाहित है तो उनके बीच कैसा बल लगता है, समान दिशा में आकर्षण लगता है, विपरीत दिशा में प्रतिकर्षण बल लगता है, ठीक है, याद कर लीजिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। मीटर सेतु किस सिद्धांत पर कार्य करता है, तो मीटर सेतु व्हीटस्टोन सिद्धांत पर कार्य करता है। अज्ञात प्रतिरोध x ज्ञात करने के लिए, चलिए देखिए यहाँ पर एक सर्किट बनी है इसका, ठीक है, ये अंगा नंबर है 5वें का अंगा, ठीक। देखो यहाँ पर एक सर्किट बनी हुई है, ऐसे है, और उसके बाद यहाँ एक रेजिस्टेंस लगा है, ऐसे एक नीचे लगा है रेजिस्टेंस, ऐसे मिला हुआ, ठीक है। ये यहाँ पे वायर है यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से आपका C जुड़ के यहाँ पर गैल्वेनोमीटर है और ये D पॉइंट है, इतना 52 सेंटीमीटर दिया गया है ना। तो आपको पता होना चाहिए ये C पॉइंट है, अब ये X दिया गया है, ये आपको 10 दिया गया है, ये दिया गया 5, है ना। इसको R1 कह लो, इसको R2 कह लो। सवाल में कह रहा है कि अज्ञात प्रतिरोध x ज्ञात कीजिए, जबकि मीटर सेतु का परिपथ आरेख है सेतु संतुलन की अवस्था में, कहा गया सेतु संतुलन में है, ठीक है। x का मान ज्ञात करना है। चलिए भाई देखिए, अगर सेतु संतुलन में है तो पहले तो इन दोनों को आप क्या करेंगे, इन दोनों को जो है वो आप देखो, ये हो गया आपका देखो टोटल 100 सेंटीमीटर है, ये कितना होता है 100 सेंटीमीटर टोटल, 1 मीटर का तार होता है मीटर सेतु में, ठीक है। तो ये दोनों R1 व R2 समांतर क्रम में है। पहले तो सबसे पहले किस क्रम में है, समांतर क्रम में। तो समांतर क्रम का फार्मूला R' = R1 R2 बटे कितना R1 + R2, मतलब ये हो गया आपका 10 गुणे कितना 5 बटे 10 + 5, 10 × 5 = 50 बटे 10 × 5 = 15, ये हो गया R' का मान। क्लियर है। जब R' का मान आपका आ गया, ठीक है, 50 बटे 15, तो अब देखो होगा क्या, अगर मैं देखूं तो इस पूरे R' को मान लो, तो R' बटे कितना हो जाएगा आपका x, R' बटे x, इसको लिख लो R' और बटे में x। तो ये वाला ऊपर है ना, इसको कहेंगे 100 - L, अगर टोटल को L वाले ये वाले को L कह लें तो सूत्र हो गया R' बटे x और 100 - L बटे कितना L। तो R' का मान 50 बटे 15 x हो जाएगा, बराबर 100 माइनस कितना L का मान 52 और बटे में 52। इसको सॉल्व कर लीजिएगा, ठीक है, और आंसर आपका आ जाएगा, ठीक है। इसको सॉल्व कर लीजिए, बस सीधे से आंसर x का मान निकल आएगा, ठीक है। अरे 50 में से 52 गया, कितना बचा 48 बटे 52, तो ये इधर चला आया, ट्रांसफर हो गया, ठीक है। तो हो जाएगा क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 50 गुणे 52 और बटे में 48 और गुणे कितना 15 बराबर में कितना x, कैलकुलेट कर दीजिए सीधे से आंसर,
ठीक है, नोट कर लीजिए सभी लोग, स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए आगे देखते हैं। देखिए अब अगला सवाल है आपका 6 का अथवा नंबर, ठीक है। 29 का प्रतिशत, देखो ये वाला तो डेरिवेशन है। हाइड्रोजन परमाणु में nवीं कक्षा में इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा En बराबर ये दिया गया है। इलेक्ट्रॉन ऊर्जा हस्ताक्षर बनाकर बामा लाइमन श्रेणी दिखाइए, संक्रमण को दिखाइए। दोनों श्रेणियों के प्रथम वर्ण रेखा की ऊर्जा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में ज्ञात कीजिए। हाँ एक चीज़ है, दोनों श्रेणियों की प्रथम वर्ण रेखा, दोनों श्रेणियों की प्रथम वर्ण रेखा, ठीक है, प्रथम वर्ण रेखा, दोनों श्रेणियों की प्रथम वर्ण रेखा, हाँ ठीक है, दोनों श्रेणियों की प्रथम वर्ण रेखा। तो देखो आपसे पूछा क्या गया है, प्रथम वर्ण रेखा का मतलब ये हुआ जैसे मान लो n बराबर 1 बना है और n बराबर क्या है 2 है, n बराबर क्या है 3 है ना। अब देखो लाइमन श्रेणी की प्रथम रेखा कौन सी हो जाएगी, लाइमन और बामर देखा, तो लाइमन श्रेणी की प्रथम रेखा ये हो जाएगी। अब बामर श्रेणी की प्रथम रेखा कौन सी हो जाएगी, 3 से 2 में, ये हो गया आपका, ठीक है। तो देखो लाइमन श्रेणी के लिए, लाइमन श्रेणी के लिए ये है आपका 6 नंबर, 6 का पहला वाला पार्ट, ठीक है। लाइमन श्रेणी के लिए आपने सूत्र क्या पढ़ रखा है, प्रथम रेखा 1 लैम्डा इज इक्वल टू r, और लाइमन श्रेणी कब मिलती है, जब n बराबर 1 में होता है। तो यहाँ 1/1 का स्क्वायर माइनस प्रथम रेखा 2 से वापस आएगी तो 2 का स्क्वायर, मतलब सीधे सीधे 1 लैम्डा इज इक्वल टू r, ब्रैकेट में 1 माइनस 1/4, हल करेंगे 4 कम 4, 3r/4, लैम्डा बराबर 4/3 और r, ठीक है। r का मान रख के आप कैलकुलेशन कर लेंगे, आप प्रथम रेखा की तरंग दैर्ध्य प्राप्त कर लेंगे, ठीक है। मैं कैलकुलेशन नहीं बता रहा हूँ आपको, कैलकुलेशन करना, r का मान आपका रेडबर्ग कांस्टेंट रखना है, ठीक है। आप इसको सॉल्व कर लीजिएगा, आंसर आ जाएगा पहला लाइमन श्रेणी। अब बामर श्रेणी में आ जाओ। अगर ब्राह्मण श्रेणी की बात करें, बामर श्रेणी की, तो बामर श्रेणी की मूल ऊर्जा स्तर कौन सा है, n1 बराबर 2 है और n2 बराबर प्रथम रेखा 3, प्रथम रेखा के लिए भाई ये प्रथम रेखा यही तो यहाँ से यहाँ मिलेगी बामर श्रेणी के लिए, और ये लाइमन श्रेणी की प्रथम रेखा है। तो ये पूरा ऊर्जा स्तर आरेख आपको खींचना, मैंने सिर्फ काम का खींचा है बस, ठीक है। आप पूरा खींचिएगा लाइमन बामर का, लाइमन और बामर का एटलीस्ट जरूर दिखाइएगा। तो 1 लैम्डा इज इक्वल टू r, ब्रैकेट में 1/2 का स्क्वायर माइनस 1/3 का स्क्वायर, मतलब r ब्रैकेट में 1/4 और माइनस 1/9, मतलब यहाँ से r 9 चौक 36, 4 9 36 माइनस का 4, मतलब 5r/36, मतलब लैम्डा बराबर जो निकलेगा वो निकलेगा 36 बटे कितना 5r। यहाँ आप मान रख लीजिए r का और कैलकुलेट कर दीजिए, दोनों लैम्डा आप आराम से ज्ञात कर सकते हैं, ठीक है। दोनों लैम्डा आप ज्ञात कर लीजिए, कैलकुलेट कर लीजिए, 6 नंबर हो गया सवाल, ठीक है। स्क्रीनशॉट लीजिए।